फिजिक्स बाय सागर सर की क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। और आप फिजिकल वर्ल्ड जो फिजिक्स का पहला चैप्टर था उसका लेक्चर पहला आप देख चुके होंगे, उम्मीद है। ये दूसरा लेक्चर है जो पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड का चल रहा है। इसमें आज आप लोग समझने वाले हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। वैसे ये पहला चैप्टर होता है, पूरी फिजिक्स के बारे में होता है, तो इसकी एक जर्नली डिटेल होती है जो कि आप लोग थोड़ा सा किताब से भी देख लेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसका पूरा स्ट्रक्चर आप लोग 11th-12th में पढ़ने वाले हैं। तो स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, तो इसमें इसका स्कोप और एक्साइटमेंट का मतलब होता है कि इसको पढ़ने के बाद एक एक्साइटमेंट, उत्तेजना टाइप की आती है। तो इसमें फिजिक्स में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो इसको दो भागों में बांटना चाहेंगे, एक माइक्रोस्कोपिक, एक मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोप जो बहुत ही सूक्ष्म की बात करते हैं, मैक्रोस्कोपिक जो बहुत ही बड़ा स्थूल की बात है जिसमें हम करते हैं। तो फिजिक्स का हम 2 टाइप्स बता रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो में कौन आ जाते हैं, जैसे बच्चों छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी जितने पार्टिकल्स हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, कितने सूक्ष्म होते हैं, सोचने वाली बात है, कितने टिनी होते हैं। इसके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, सूक्ष्मदर्शी जिसे कहते हैं, ये भी आप पढ़े हैं। तो बहुत जैसे एटम हो गया है, मॉलिक्यूल्स हो गए, बाकी ये छोटे से छोटी चीज़ों का हमें स्टडी करना, ये माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंतर्गत कहलाता है। और मैक्रोस्कोपिक, अब सोचिए यहाँ से आप चंद्रमा तक की दूरी, यहाँ से सूर्य की दूरी है, मंगल पर इंसान पहुँच गया, कितनी दूर दूर तक, यहाँ से हम विदेश में बात कर लेते हैं। तो ये मैक्रो मतलब बहुत बड़ी दूरियों के लिए आप इसका स्टडी करते हैं। तो ये आप स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, इसके अंतर्गत इन चीज़ों का स्टडी करते हैं। अब इसी में आप क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स और इन सब ढेर सारी जो फिजिक्स की ब्रांचेस हैं उनका आप स्टडी करते हैं। और इसके बाद बारे में बताएं, जैसे एक्साइटमेंट, मान लेते हैं कि ये जो पेंडुलम वाली घड़ी है या उसका आविष्कार कैसे हुआ होगा। तो उसमें जैसे विदेशों में कहते हैं कि एक साइंटिस्ट थे जो उन्होंने चर्च की लैंप को इस प्रकार से, गैलीलियो वगैरह, जो हिलते हुए देखा, तो उसी से उनको पेंडुलम समझ में आया। उसी से टाइम मापने के लिए उन्होंने एक घड़ी बना दी, है ना, जिसको पेंडुलम घड़ी कहते हैं। इसी टाइप से आविष्कार जेम्स वाट का नाम आपने सुना होगा बच्चों। उन्होंने क्या किया, एक दिन वो बैठे थे, कुछ केतली में पक रहा था, उसका ढक्कन बार बार उठता गिरता, उठता गिरता, क्या जो भाप वेपर बन रही थी वो अपने प्रेशर से उसको हटा रही थी। जब वो प्रेशर खत्म हो जा रहा था तो नीचे चली जा रही थी। इसी से उन्होंने स्टीमर इंजन, भाप इंजन बना दिया। आगे चल के देखा होगा इसके ट्रेन का इंजन बनाने में कितनी बड़ी क्रांति हुई, अब कितने आगे तक लोग पहुंच गए। तो इस प्रकार से कितना एक्साइटमेंट और फिजिक्स के बारे में, ये सब रूल्स के बारे में आप लोगों को पता चलता है। थोड़ा सा बुक्स का आप हेल्प ले लीजिएगा, उससे आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो। इसके बाद फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। अगर हम बात करें फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, फिजिक्स का रिलेशन टेक्नोलॉजी से और सोसाइटी से कैसे है। तो सोसाइटी में समाज होता है, हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं, सोसाइटी में रहते हैं। तो तुमने देखा होगा कि आजकल हम लोगों के पास टीवी है, देश विदेश के प्रोग्राम देख सकते हैं, मोबाइल है, देश विदेश बात कर सकते हैं, लाइट आ रही है। तो ये सब क्या है, ये टेक्नोलॉजी बन गई है जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है। और कभी कभी क्या होता है, टेक्नोलॉजी से रूल्स बनते हैं, रूल्स से टेक्नोलॉजी बनती है। अगर ये इंजन जैसे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, आपके रेफ्रिजरेटर, ये सब बन गए हैं तो ये टेक्नोलॉजी हो गई। इससे क्या हो रहा है, सोसाइटी को काफ़ी कुछ मिल रहा है। और किसने किस चीज़ का इन्वेंशन किया है, किसने किस चीज़ का आविष्कार किया है, तो आप लोग ध्यान रखिए। एक NCERT बुक जरूर खरीद लीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2 में बटा हुआ है। तो उसमें आप अगर घर पे टाइम मिले, थोड़ा सा मिलना भी चाहिए, तो ये टेबल देख सकते हैं पेज नंबर 5 पे। ये साइंटिस्टों के नाम दिए गए हैं, उनके प्रिंसिपल दिए गए हैं, ढेर सारा दिया गया है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। लिंक बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स दिया है, साइंटिस्टों के नाम दिया है, ये आप पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा फोर्सेस के ऊपर चलते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस।
फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। प्रकृति में मूल बल कितने हैं? अगर आ जाए कि मूल बल प्रकृति में कितने हैं, मतलब फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, तो फोर्स से जैसे ही हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा फोर्स बल क्या है, तो किसी चीज को खींचना या धकेलना, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। तो ये फोर्स की हम पढ़ चुके हैं। एक जब हम जमीन पे चलते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिसको आप घर्षण बल कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि मैग्नेट क्या करती है, मैग्नेट के बाद दूसरी मैग्नेट लाते हैं, या तो वो अट्रैक्ट कर लेती है या उसको धक्का दे देती है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। इसी प्रकार से आपने देखा कि इसको अगर हम ऐसे छोड़ दें या ऊपर की ओर फेंक दें, लौट के कहाँ चला जाएगा, जमीन में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। अब हमने देखा रस्सी से किसी पत्थर को बांध लो, इस प्रकार से घुमाए तो घूमती है, क्यों घूमती है, क्योंकि रस्सी टाइट हो जाती है, तो उसमें क्या है, टेंशनल फोर्स है, तनाव बल है। तो इस प्रकार से ढेर सारे फोर्सेस हैं। जैसे देखो हमने इससे लिख दिया, इसकी स्याही इस पे चिपक गई, अट्रैक्शन हुआ ना, तो फोर्स लगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है, फोर्स लगता है। तो ढेर सारे फोर्सेस होते हैं। तो क्या फोर्स बहुत ढेर सारे होते हैं? तो आंसर है नहीं। फंडामेंटल फोर्स जिससे बेस मिला है वो केवल 4 प्रकार के ही हैं। तो फंडामेंटल फोर्स इन नेचर कितने टाइप के हैं? 4 प्रकार के। उन 4 प्रकार के नाम क्या हैं? बहुत इजी है। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल। चौथा वीकली न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल। तो नेचर में कितने प्रकार के फोर्स हैं? 4 प्रकार के। ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप पढ़ चुके हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। उन्होंने देखा कि जब कोई एप्पल गिरा तो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। तो इसे ग्रेविटेशनल फोर्स के ब्रह्मांड में जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं सब एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। उसी को उन्होंने नाम दे दिया क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हम पढ़ चुके हैं। सॉरी 12th में भी मिलेगा आपको। तो G(m1 m2 अपॉन r²) 9th में जरूर पढ़ा होगा आपने, यहाँ से आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज। इलेक्ट्रिक को मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप ऑस्टेड के बारे में पढ़े होंगे, मैक्सवेल के बारे में पढ़े होंगे, इससे आपको पता लग जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जैसे मान लेते हैं कूलर पंखों का चलना, मोटरों का चलना, इसका से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, मैग्नेटिज्म का यूज होना, ये सब उसी से अंतर्गत है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स नाभिकीय बल। न्यूक्लियर तो आपने पढ़ा है कि कोई सब्सटेंस मतलब पदार्थ, सब्सटेंस में क्या होते हैं, एटम, एटम मतलब परमाणु। एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, नाभिक। और न्यूक्लियस में कौन होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन किस में होते हैं, एटम में। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों के बीच, उन एटम्स के बीच लगने वाले फोर्स को क्या कहेंगे आप, न्यूक्लियर फोर्स। बहुत ही स्ट्रांग होता है। कितना स्ट्रांग होता है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻25 गुना तक हो सकता है। तो देखिए वीक न्यूक्लियर फोर्स, नाम भले ही इसका वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इतना भी वीक नहीं जितना नाम है उसका। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स, अब आप देखेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के बीच लगने वाले फोर्स, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं, प्रोटॉन पर भले ही है, तो ये भी वीक फोर्स होता है। ग्रेविटॉनों के बीच लगने वाला फोर्स, ये वीक न्यूक्लियर, इतना भी वीक नहीं है, ये आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज़्यादा होता है। ध्यान रखिएगा, इन सब में सबसे वीक, सबसे कमजोर कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उससे बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे भी बड़ा वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इस प्रकार से इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपका दिया गया है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो फिर बाकी फोर्सेस क्या हैं, इन्हीं के ही नेचर हैं, इन्हीं का ही नेचर है। जैसे देखिए हमने मान लेते हैं इस पर लिखा
इस पे क्या होगा, अट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पर ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स वगैरह लगता है, और कोहेसिव फोर्स किसी का रूप है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ही एक फॉर्म है। आगे देखें थोड़ा सा, क्लास से 4 फोर्सों के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें दिया हुआ है। साइंटिस्टों के बारे में दिया है, तो साइंटिस्टों के बारे में जरूर आप लोग पढ़ें, और बुक्स आपको जरूर लेनी है। इसके बाद नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। फिजिकल लॉज आपके कुछ नेचुरल फिजिकल लॉ हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। हम पढ़े हैं कि नेट ऊर्जा को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उसको इमिट कर सकते हैं, मतलब ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता, ना नष्ट किया जा सकता है। बस एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कभी तीर से कमान से तीर चलायो कभी, ऐसे आपने क्या किया, उसमें तीर रखा और कमान से खींचा, तो खींचने से क्या आ गई, उसमें स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। आपने उसको छोड़ दिया, चला गया तीर, क्या होगा, यही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। तो आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ लिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी प्रकार से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, लीनियर चार्ज कंजर्वेशन होता है, एंगुलर कंजर्वेशन होता है। तो इस प्रकार से 5-6 मास एनर्जी कंजर्वेशन, तो 5-6 प्रकार से ये एनर्जी कंजर्वेशन होता है। तो बच्चों ये पहला चैप्टर आपका कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, और ये सब थ्योरेटिकल है, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। हमने कॉन्सेप्ट दे दिया है, आप समझ लेंगे। हम चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट 11th में थोड़ा सा, 9th में थोड़ा सा हुआ करता था, लेकिन न्यू सिलेबस के अनुसार 9th से सब हटा दिया गया है। तो चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें एक शब्द आता है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट होता क्या है, तो बड़ा इजी है। जैसे आपसे कहा जाता हो कि घर बनवा रहे हैं, आपको पता चला कमरे की लंबाई 10 फुट रखनी है, 10 फीट। तो आपने कमरे की जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो कितनी ले ली, इतने लेते हैं, इतने फुट ले लिया, ठीक है, जो भी है। तो ये 10 क्या है, 10 एक, उसमें हमने देखा कि ये नंबर कितनी बार उसमें ऐड किया गया है। जैसे 1, फिर उतना ही, फिर सबमिट किया 2, उतना सबमिट 3, 4, ऐसे 10। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और फुट एक हिसाब से क्या है, इस लेंथ को मेजर करने वाली एक यूनिट, मतलब जिसको मात्रक कहते हैं। तो इसमें 2 क्वांटिटीज की आवश्यकता पड़ी, एक उसका आंकिक मान क्या है और उसका मात्रक क्या है, मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है और उसका यूनिट क्या है। ये यूनिट मतलब मात्रक, ये क्या होता है। तो इंटरनेशनली जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वैज्ञानिकों का, तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसका इसका से एक क्वांटिटी नाम देते हैं कि इसको इसमें मेजर करेंगे। जैसे लेंथ को मीटर में, है ना, करंट को एम्पियर में, वेट जो मास है, मास को केजी में। तो इस प्रकार से वो यूनिट कहलाती है। तो मेजरमेंट करने के लिए हमें कितनी चीज़ें चाहिए, 2। तो हमें क्या पता चल गया 2। कौन कौन सा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसका यूनिट। और ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, एक क्वांटिटी। क्या बनाती है, क्वांटिटी। तो n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान, और u क्या है उसका यूनिट, जिसका आप क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए 2 चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। अब
इसी को आप ऐसा भी कह सकते हैं, क्वांटिटी तो निश्चित है जिसकी लेंथ हो, मास हो, जो भी आप उसको बात करेंगे, तो आप इसको ऐसा भी कह सकते थे n प्रोपोर्शनल 1/u। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं nu इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको आप क्यों कहते हैं। इसी को अदर वर्ड में n1 u1 इक्वल टू n2 u2 डॉट 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 कहीं भी आगे तक भी ले सकते हैं। अब मेजरमेंट करने के लिए हमें यूनिट्स चाहिए होती हैं, तो देखें ध्यान से देखें। अब फंडामेंटल यूनिट्स के लिए कुछ सिस्टम्स हैं, यूनिट सिस्टम। मात्रक प्रणालियाँ। यूनिट सिस्टम्स क्या होती हैं बच्चों? जैसे अलग अलग देश में, जो हमारा विश्व पूरा एक संसार है, अलग अलग देश हैं, सभी देशों में, कई देशों में किसी भी क्वांटिटीज को, किसी भी राशि को मापने के अलग अलग पैमाने हैं। तो अलग अलग पैमाने के लिए हमने, जो साइंटिस्टों ने क्वांटिटीज बनाई, एक आपका MKS सिस्टम, MKS सिस्टम, दूसरा FPS सिस्टम, तीसरा ले लीजिए CGS, यूनिट सिस्टम है ये सब। और MKS ये लगभग सभी देशों में माने जाने, तो इक्विवेलेंट टू SI सिस्टम, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम्स। तो MKS क्या है समझ लीजिए। इसका फुल फॉर्म बहुत ईजी है, मीटर किलोग्राम सेकंड। जब लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं और मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में, ध्यान रखिएगा, मीटर किलोग्राम। MKS सिस्टम कब लेंगे हम? जब लेंथ को हम मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में, तो MKS सिस्टम कहलाती है, जो इंडिया में जनरली यूज होता है। FPS, F फुट पाउंड सेकंड। जब लेंथ फुट में कितने फीट, पाउंड एक वजन है, तो मास पाउंड में, जो विदेशों में खासतौर से ये ब्रिटिश प्रणाली है, टाइम सेकंड है। CGS का फुल फॉर्म क्या है? जब लेंथ को सेंटीमीटर ग्राम, फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। जब लेंथ किस में मेजर करें? लंबाई किस में? सेंटीमीटर। उसका द्रव्यमान मतलब मास ग्राम में, समय मतलब टाइम सेकंड में, तो कौन आएगा? CGS। ये अपने इंडिया में इसका भी काफ़ी यूज होता है। और SI, जो पूरी विश्व बरादरी ने एक यूनिट का नाम दिया कि हम सब SI सिस्टम्स में ही नापेंगे, तो इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, लगभग इक्विवेलेंट किसके होती है? MKS। तो कितनी पद्धतियां आपने पढ़ ली, कितनी प्रणालियां? 3। मीटर किलोग्राम सेकंड, इसमें हम मापन करते हैं। फुट पाउंड सेकंड, इसमें भी मापन होता है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसमें भी मेजरमेंट होता है। तो बात आती है फंडामेंटल क्वांटिटीज होती कितनी है, ये ध्यान रहेंगे आप लोग। देखें, फंडामेंटल यूनिट्स। यूनिट 3 टाइप की होती है, आपके फंडामेंटल भी होती हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स देखिए, तो फंडामेंटल यूनिट किसकी होती है? मात्रक किनके होते हैं? राशियों के। ठीक, तो हमने यहाँ पर ले ली, मान लेते हैं राशि, जिसको आप क्वांटिटी कह सकते हैं। क्वांटिटी, और ये उसका यूनिट, और ये उसका सिंबल। ठीक है, तो ये आपके फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मूल राशियां। फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब क्या है? मूल मात्रक, तो 7 हैं। तो राशि की अगर बात करें हम, तो लेंथ आ जाएगा, लेंथ, मास, टाइम,
करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेंथ, मास, टाइम, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, विद्युत धारा, ये ज्योति तीव्रता, ताप और पदार्थ की मात्रा। इसका यूनिट लेंथ को किस में मेजर करते हैं आप? मीटर में, मास को किलोग्राम, टाइम को सेकंड और करंट को एम्पियर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, टेम्परेचर केल्विन और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो मीटर इसका सम केजी, एस, ए, कैंडेला CD और केल्विन के और मोल को म्यू भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है बेस क्वांटिज, फंडामेंटल क्वांटिज कितनी होती है? 7। जो सबसे पुरानी ब्रांच है मैकेनिक्स, उस मैकेनिक्स में केवल 3 ही पहले फंडामेंटल क्वांटिज थी। कौन कौन सी? ये लेंथ, मास, टाइम, मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये मैकेनिक्स में 3 ही थी। अब जाके कितनी हो गई? 7 हो गई। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान देना है। तो फंडामेंटल क्वांटिज हो गई। अब देखिए इसके बाद ड्राइव्ड यूनिट्स भी होती हैं। ड्राइव्ड यूनिट्स व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। देखिए इससे पहले एक और प्रकार की बता दें आपको, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जो पूरक राशियां होती हैं, पूरक मात्रक। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं। ये आपने पढ़ा होगा कि रेडियन किसका होता है? एंगल। दूसरा सॉलिड एंगल, समझ लीजिए एंगल का यूनिट होता है रेडियन, और एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। तो ये आपकी पूरक मात्रक है। तो रेडियन और स्टेरेडियन यूनिट्स हैं और ये इसकी क्वांटिज हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिज और ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिज या पूरक मात्रक, इनको छोड़ दीजिए। बाकी आपका जितना बचा सबके सब आपके कौन है? जनरली ड्राइव्ड यूनिट्स। तो क्या 7 वो और 2 ये, 9 छोड़ के जनरली जितने भी बचे हैं वो आपके सब ड्राइव्ड यूनिट्स। तो कौन आते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स में? बहरी जी, जैसे हम एरिया की बात करें तो लेंथ इनटू बिट्स, तो लेंथ का क्या? मीटर, इसका भी मीटर, तो मीटर इनटू मीटर क्या? मीटर स्क्वायर। तो देखिए तो ड्राइव्ड यूनिट किससे बना? ये भी आपका फंडामेंटल यूनिट है, ये भी आपका फंडामेंटल यूनिट है। तो फंडामेंटल यूनिट कितनी? 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल यूनिट से मिलकर जो यूनिट बनती है उसी को हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो ये ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में हो गया। तो ड्राइव्ड यूनिट्स कौन होती हैं? जो फंडामेंटल यूनिट्स से मिलकर बनी होती हैं, उनको हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। इसको छोड़िए, अब आप इसको देख लीजिए, स्पीड देख लीजिए। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, सब जानते हैं। डिस्टेंस का क्या? मीटर, टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, या ऐसे लिखिए। तो मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड एक यूनिट है। कौन सी यूनिट है? ड्राइव्ड यूनिट्स। और ये किससे मिलकर बनी है? तो अलग अलग देखो, ये कौन है? फंडामेंटल यूनिट। ये कौन है? फंडामेंटल यूनिट। और दोनों फंडामेंटल यूनिट से मिलकर जो यूनिट बनी है मीटर पर सेकेंड, ये कौन सी यूनिट है? तो आंसर ड्राइव्ड यूनिट्स है। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है।